नमस्कार दोस्तों। किस्से गलियारों के आपका स्वागत करता है। आज की कहानी है मम्मी। लेखक सादत हसन मंटो। नाम उसका मिसेस स्टेला जैक्सन था, मगर सब उसे मम्मी कहते थे। वो दरमियाने कद की अधेड़ उम्र की औरत थी। उसका खाविंद जैक्सन पिछली जंगे अजीम में मारा गया था और उसकी पेंशन स्टेला को पिछले चंद बरसों से मिल रही थी। वो पूना में कैसे आई, कब से वहाँ थी, इसके मुत्तलिक मुझे कुछ मालूम नहीं। दरअसल मैंने उसके महले वकू के मुत्तलिक कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वो इतनी दिलचस्प औरत थी कि उससे मिलकर सिवाय उसकी जात के और किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं रहती थी। उससे कौन वाबस्ता है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। मम्मी पूना के हर ज़र्रे से वाबस्ता थी। हो सकता है मेरी बात में एक हद तक मुबालगा हो। पूना मेरे लिए वही पूना है। उसके ज़र्रे वही ज़र्रे हैं जिनके साथ मेरी चंद यादें मुसलिक हैं, और मम्मी की अजीबो गरीब शख्सियत हर एक ज़र्रे में मौजूद है। मम्मी से मेरी पहली मुलाकात पुणे ही में हुई। मैं निहायत सुस्त उल वजूद इंसान हूँ। यूं सैरो सयाहत की बड़ी बड़ी उमंगें मेरे दिल में मौजूद हैं। आप मेरी बातें सुने तो समझेंगे कि मैं अनकरीब कंचनजंगा या हिमालय की इसी किस्म की नाम की किसी और चोटी को सर करने के लिए निकलने वाला हूँ। ऐसा हो सकता है, मगर ये ज़्यादा अगलब है कि मैं चोटी सर करने के बाद वहीं का हो रहूं। खुदा मालूम मैं कितने बरस से बम्बई में था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं पूना गया तो मेरी बीबी मेरे साथ थी। एक लड़का पैदा होकर करीब करीब 4 बरस पहले मर भी चुका था। इस दौरान में ठहरिए, मैं हिसाब लगा लूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं कोई 8 बरस से बम्बई में था, मगर इस दौरान में मुझे बम्बई का विक्टोरिया गार्डन और म्यूज़ियम देखने की भी तौफीक नहीं हुई थी। ये तो महज इत्तेफाक था कि मैं एकदम पूना जाने के लिए तैयार हो गया। मैं जिस फिल्म कंपनी में मुलाजिम था, उसके मालिकों से एक निकम्मी सी बात पर दिल में नाराज़ी पैदा हो गई और मैंने सोचा कि तकद्दुर दूर करने के लिए पूना हुआ हूँ। वो भी इसलिए कि पास था और वहाँ मेरे चंद दोस्त रहते थे। हमें प्रभात नगर जाना था, जहाँ फिल्मों का मेरा एक पुराना साथी रहता था। स्टेशन से बाहर आकर मालूम हुआ कि प्रभात नगर काफ़ी दूर है, मगर हम तांगा ले चुके थे। सुस्तरू चीज़ों से मेरी तबीयत सख्त घबराती है, मगर मैं अपने दिल से कदूरत दूर करने के लिए पूना आया था, इसलिए मुझे प्रभात नगर पहुंचने में कोई उजलत नहीं थी। पूना के तांगे बहुत ही वाहियात किस्म के हैं, अलीगढ़ के इक्कों से भी ज़्यादा वाहियात। हर वक्त गिरने का खतरा लगा रहता है। घोड़ा आगे चलता है और सवारियां पीछे। अभी गर्द से अटे हुए एक दो बाजार ही उफ्ता ओ खींचा तय हुए थे कि मेरी तबीयत घबरा गई। मैंने अपना बीवी से मशवरा किया कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। उसने कहा कि धूप तेज है और जितने भी तांगे दिखाई दिए हैं सभी इसी किस्म के हैं। तांगा छोड़ दिया तो पैदल चलना पड़ेगा, और पैदल चलना तांगे की सवारी से ज़्यादा तकलीफ देह होगा। मैंने बीवी से इख्तिलाफ मुनासिब न समझा कि धूप वाकई तेज थी। तांगा कोई एक फलांग और आगे बढ़ा होगा कि पास से उसी हवन्नक टाइप का एक और तांगा गुजरा। मैंने उस तांगे को सरसरी तौर पर देखा ही था कि एकदम कोई चीखा, ओए मंटो के घोड़े। मैं चौंक पड़ा। चड्डा था, एक घिसी हुई मेम के साथ।
दोनों जुड़ के बैठे हुए थे। मेरा पहला रद्दे अमल इंतहाई अफसोस था कि चड्डे की जमालियत हिस कहाँ गई जो ऐसी लाल लगामी के साथ बैठा हुआ है। उम्र का ठीक अंदाज़ा तो मैं उस वक्त न लगा सका था, मगर उस औरत की झुर्रियाँ मुझे पाउडर और रूस की तहों में से साफ नज़र आ रही थीं। उसका मेकअप इतना शोक था कि मेरी बसारत को सख्त कोफ्त हुई थी। चड्डे को मैंने एक अरसे के बाद देखा था। वो मेरा बेतकल्लुफ़ दोस्त था। ओए मंटो के घोड़े के जवाब में यकीनन मैंने भी कुछ इसी किस्म का नारा बुलंद किया होता, मगर चड्डे के साथ उस औरत को देखकर मेरी सारी बेतकल्लुफ़ी झुर्रियाँ झुर्रियाँ हो गईं। हम दोनों ने अपने अपने तांगे रुकवाए। मम्मी, जस्ट अ मिनट, चड्डे ने अंग्रेजी में उस औरत से कहा और तांगे से कूदकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए चीखा, तुम यहाँ। फिर उसने अपना बड़ा हुआ हाथ बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरी पुरतकल्लुफ़ बीवी से मिलाते हुए कहा, भाभी जान, आपने कमाल कर दिया। इस गुल मोहम्मद को आखिर आप खींचकर यहाँ ले ही आईं। मैंने पूछा, तुम जा कहाँ रहे हो? चड्डे ने ऊंचे सुरों में कहा, एक काम से जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो। वो एकदम पलटकर मेरे तांगे वाले से मुखातिब हुआ, देखो, साहब को हमारे घर ले जाओ और किराया विराया मत लेना इनसे। फिर फौरन ही निबटने के अंदाज में उसने मुझसे कहा, अब तुम जाओ, नौकर घर में होगा, बाकी तुम खुद देख लेना। और फांद कर वो अपने तांगे में उस बूढ़ी मेम के साथ बैठ गया जिसको उसने मम्मी कहा था। मम्मी, जस्ट अ मिनट, ये मुझे एक गुना तस्कीन हुई थी, बल्कि यूं समझिए कि वो बोझ जो एकदम दोनों को साथ साथ देखकर मेरे सीने पर आन पड़ा था, काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। चड्डी का तांगा चल पड़ा। मैंने अपने तांगे वाले से कुछ न कहा। 3 या 4 फलांग चलकर हमारा तांगा एक डाक बंगला नुमा किस्म की इमारत के पास रुक गया। तांगे वाले ने कहा, आइए साहब। मैंने पूछा, कहाँ? उसने जवाब दिया, चड्डा साहब का मकान यही है। ओह। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा। उसके तेवर बता रहे थे कि वो चड्डे के मकान के हक में नहीं हैं। सच पूछिए तो वो पूना ही आने के हक में नहीं थी। उसको यकीन था कि पूना में मुझे पीने पिलाने वाले दोस्त मिल जाएंगे। तकद्दुर दूर करने का बहाना मेरे पास पहले ही से मौजूद है, इसलिए दिन रात उड़ेगी। मैं तांगे से उतर गया। अपना छोटा सा अटैची केस उठाने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, चलो आओ। वो गालिबन मेरे तेवरों से जान गई थी कि उसे हर हालत में मेरा फैसला कबूल करना होगा। उसने हीलो हुज्जत न की और खामोशी से मेरे साथ चल पड़ी। बहुत मामूली किस्म का मकान था। ऐसा मालूम होता था कि मिलिट्री वालों ने आर्जी तौर पर एक छोटा सा बंगला बनवाया था, थोड़े दिन इस्तेमाल किया और फिर छोड़कर चलते बने। चूने और गज का काम बड़ा कच्चा था, जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ था। मकान का अंदरूनी हिस्सा वैसा ही था जैसा कि एक बेपरवाह कुंवारे का हो सकता है, जो फिल्मों का हीरो हो और ऐसी कंपनी में मुलाजिम हो जहां माहाना तनख्वाह हर तीसरे महीने मिलती हो, और वो भी कई किस्तों में। मुझे पूरा एहसास था कि वो औरत जो बीवी हो, ऐसे गंजे माहौल में यकीनन परेशानी और घुटन महसूस करेगी। मैंने सोचा कि चड्डा आ जाए तो उसके साथ हम प्रभात नगर चलें। वहाँ फिल्मों का मेरा एक पुराना साथी रहता है, उसकी बीवी और बाल बच्चे भी हैं। वहाँ के माहौल में मेरी बीवी कहर दरवेश बर जाने दरवेश 2-3 दिन गुजार सकती है। चिड्डे का नौकर भी अजीब लाउबाली आदमी था। जब हम घर में दाखिल हुए तो सब दरवाजे खुले हुए थे और वो मौजूद नहीं था। जब वो आया तो उसने हमारी मौजूदगी का कोई नोटिस ही न लिया, जैसे
हम साल साल से वहीं बैठे हों और अभी साल साल वहीं बैठे रहने का इरादा रखते हों। जब वो हमारे कमरे में दाखिल होकर हमें देखे बगैर पास ही से गुजर गया तो मैं समझा कि शायद वो कोई मामूली सा एक्टर है जो चड्डे के साथ रहता है। जब मैंने उससे नौकर के बारे में इस्तिफसार किया तो मालूम हुआ कि वही ज़ाते शरीफ चड्डा साहब के चहीते मुलाजिम हैं। मुझे और मेरी बीवी हम दोनों को प्यास लग रही थी। हमने नौकर से पानी लाने को कहा तो वो गिलास ढूंढने लगा। बड़ी देर के बाद उसने एक टूटा हुआ मग अलमारी के नीचे से निकाला और बड़बड़ाया, रात 1 दर्जन गिलास साहब ने मंगवाए थे, मालूम नहीं किधर गए। मैंने उसके हाथ में पकड़े हुए शिकस्ता मग की तरफ इशारा किया। क्या आप इसमें तेल लेने जा रहे हैं? तेल लेने जाना बम्बई का एक खास मुहावरा है। मेरी बीवी मुहावरे का मतलब न समझी और हंस पड़ी। नौकर किसी कदर बौखला गया। नहीं साहब, मैं तपास कर रहा था कि गिलास कहाँ है। मेरी बीवी ने नौकर को पानी लाने से मना कर दिया। उसने वो टूटा हुआ मग वापस अलमारी के नीचे इस अंदाज में रखा जैसे वही उसकी जगह हो, जैसे अगर उसे कहीं और रख दिया गया तो सारा घर का सारा निज़ाम दहरम बहरम हो जाएगा। फिर वो यूं कमरे से बाहर निकल गया जैसे उसको मालूम हो कि हमारे मुंह में कितने दांत हैं। मैं पलंग पर बैठा हुआ था जो गालिबन चड्डे का था। कुछ दूर ज़रा एक तरफ 2 आराम कुर्सियां पड़ी थीं और उनमें से एक पर मेरी बीवी बैठी पहलू बदल रही थी। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर चड्डा आ गया। वो अकेला था। उसको इस बात का कतन एहसास नहीं था कि हम उसके मेहमान हैं और हमारी खातिरदारी उस पर लाजिम है। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने मुझसे कहा, दैट इज़ दैट। तो तुम आ ही गए ओल्ड बॉय। आओ जरा स्टूडियो तक हो आएं। तुम साथ रहोगे तो एडवांस मिलने में आसानी हो जाएगी आज शाम को। मेरी बीवी पर उसकी नज़र पड़ी तो वो रुक गया, फिर खिलखिला कर हंसने लगा। भाभी जान, कहीं आपने इसे मौलवी तो नहीं बना दिया ना? फिर वो और जोर से हंसा। मौलवियों की ऐसी तैसी, उठो मंटो, भाभी जान यहाँ बैठती हैं, हम अभी आ जाएंगे। मेरी बीवी जलकर पहले ही से कोयला हो चुकी थी, अब बिल्कुल राख हो गई। मैं उठा और चड्डे के साथ हो लिया। मुझे मालूम था कि वो थोड़ी देर पेचो ताप खाएगी और फिर सो जाएगी, और यही हुआ। स्टूडियो पास ही था। चड्डा ने किसी मेहता जी के सिर चढ़कर एक अफरा तफरी में 200 रुपये वसूल किए और हम पौने घंटे के अंदर अंदर वापस घर लौट आए। हमने देखा कि मेरी बीवी आराम कुर्सी पर बड़े आराम से सो रही है, वरना हमने उसे बेआराम करना मुनासिब न समझा और दूसरे कमरे में चले गए जो कबाड़ खाने से मिलता जुलता था। उस कमरे में जो चीज़ भी मौजूद थी हैरत अंगेज तरीके पर टूटी हुई थी, और सब टूटी हुई चीज़ें मजमूई तौर पर एक सालिमगी इख्तियार कर चुकी थी। हर शय गर्द आलूद थी और उस आलूदगी में एक ज़रूरीपन था, जैसे गर्द की मौजूदगी उस कमरे की बूहीमी फ़ज़ा की तकमील के लिए लाजमी हो। चड्डी ने फौरन ही अपने नौकर को ढूंढ निकाला और उसे 100 रुपये का नोट देकर कहा, चीन के शहजादे, 2 बोतलें 3rd क्लास रम की ले आओ और निस्फ दर्जन गिलास। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि 3rd क्लास रम का मतलब 3x रम है। ये भी मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसका नौकर सिर्फ चीन ही का नहीं, दुनिया के हर मुल्क का शहजादा है। चड्डी की ज़बान पर जिस मुल्क का नाम आ जाता, उसका नौकर उसी मुल्क का शहजादा बन जाता। चीन का शहजादा 100 का नोट उंगलियों में खड़खड़ाता हुआ चला गया। चड्डी ने टूटे हुए स्प्रिंग वाले पलंग पर बैठकर अपने होंठ 3x रम के इस्तकबाल में चटखारते हुए कहा, दैट इज़ दैट।
तो आफ्टर ऑल तुम इधर आ ही निकले। फिर वो एकदम मुतफिक्र हो गया। यार भाभी का क्या होगा, वो तो घबरा जाएंगी। चड्डा बगैर बीवी के था, मगर उसको दूसरों की बीवियों का बहुत ख्याल रहता था। वो उनका इस कदर एहतराम करता था कि सारी उम्र कुंवारा रहना चाहता था। वो कहा करता था, यार शायद ये मेरा एहसास से कमतरी है कि मैं अभी तक इस नेमत से महरूम हूँ। जब कभी शादी का सवाल उठता है मैं फ़ौरन तैयार हो जाता हूँ, लेकिन बाद में ये सोचकर कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं दोस्तों की बीवियों का एहतराम कैसे कर पाऊँगा, मैं सारी तैयारी कोल्ड स्टोरेज में डाल देता हूँ। रम फौरन ही आ गई और गिलास भी। चड्डे ने 6 गिलास मंगवाए थे, लेकिन चीन का शहजादा 3 लाया था कि 3 रास्ते में टूट गए थे। चड्डे ने खुदा का शुक्र किया कि बोतलें सलामत रहीं। उसने एक बोतल जल्दी जल्दी खोलकर कुंवारे गिलासों में डाली और कहा, तुम्हारे पुणे आने की खुशी में। हमने लंबे लंबे घूंट भरे और गिलास खाली कर दिए। दूसरा दौर शुरू करके वो उठा और दूसरे कमरे में जाकर देखा कि मेरी बीवी अभी तक सो रही है। उसको बहुत तरस आ रहा था। कहने लगा, मैं शोर मचाता हूँ, उनकी नींद खुल जाएगी, फिर ऐसा करेंगे, लेकिन ठहरो, पहले मैं चाय मंगवा लूँ। उसने रम का एक छोटा सा घूंट भरा और नौकर को आवाज़ दी, जमैका के शहजादे। जमैका का शहजादा फौरन ही आ गया। चड्डे ने कहा, देखो मम्मी से कहो एकदम फर्स्ट क्लास चाय तैयार करके भेज दे, एकदम। जमैका का शहजादा चला गया तो चड्डे ने अपना गिलास खाली किया और फिर एक शरीफाना पैग बनाकर कहा, मैं फ़िलहाल ज़्यादा नहीं पीऊँगा। पहले 4 पैग मुझे बहुत जज्बाती बना देते हैं। मुझे भाभी को छोड़ने तुम्हारे साथ प्रभात नगर जाना है। आधे घंटे के बाद चाय आ गई। बहुत साफ सुथरे बर्तन थे और बड़े सलीके से ट्रे में चुने गए थे। चड्डी ने तिकोजी उठाकर चाय की खुशबू सूंघी और मसरत का इजहार किया, मम्मी इज ज्वेल। फिर उसने इथोपिया के शहजादे पर बरसना शुरू कर दिया। उसने इतना शोर मचाया कि मेरे कान बिलबिला उठे। इसके बाद उसने ट्रे उठाई और मुझसे कहा, आओ। मेरी बीवी जाग रही थी। चड्डे ने ट्रे बड़ी सफाई से शिकस्ता तिपाई पर रखी और मुंह दबाना कहा, चाय हाजिर है बेगम साहब। मेरी बीवी को ये मजाक पसंद ना आया। उसने चाय की 2 प्याली पी ली कि बर्तन वगैरह साफ सुथरे थे और चाय अच्छी थी। 2 प्याली पीने के बाद उसको कुछ फरहत पहुंची तो उसने हम दोनों से मुखातिब होकर मानी खेज लहजे में कहा, आप तो अपनी चाय शायद पहले ही पी चुके हैं। मैंने कोई जवाब न दिया, मगर चड्डे ने झुककर बड़ी ईमानदाराना तौर पर कहा, जी हाँ, ये गलती हमसे सरजद हो चुकी है, लेकिन हमें यकीन था कि आप हमारी गलती ज़रूर माफ़ कर देंगी। मेरी बीवी मुस्कुराई तो वो खिलखिला के हंस पड़ा। हम दोनों बहुत ऊंची नस्ल के सुअर हैं जिन पर हर हराम शय हलाल है। चलिए अब हम आपको मस्जिद तक छोड़ आएं। मेरी बीवी को फिर चड्डे का मजाक पसंद ना आया। दरअसल मेरी बीवी को चड्डे ही से नफरत थी, बल्कि यूं कहिए कि उसको मेरे हर दोस्त से नफरत थी, और चड्डा तो बिलखुसूस उसे बहुत खलता था कि वो एहतराम के बावजूद बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ी की हुदूद फांद जाता था, मगर चड्डे को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरा ख्याल है उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो ऐसी फिजूल बातों में दिमाग खर्च करना और ऐसी इंडोर गेम समझता था जो लूडो से कई गुना लायानी है। उसने मेरी बीवी के जले भुने तेवरों को बड़ी हशाश बशाश नज़रों से देखा और नौकर को आवाज़ दी, कबाबिस्तान के शहजादे, एक अदद तांगा लाओ, रोल्स रॉयस किस्म का। कबाबिस्तान का शहजादा चला गया और साथ ही चड्डा भी। तकलिया मिला तो मैंने अपनी बीवी को समझाया कि कबाब होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आ ही जाया करते हैं
जो वहमो गुमान में भी नहीं होते। उनको बसर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको गुज़र जाने दिया जाए। लेकिन हस्बे मामूल मेरी बीवी ने मेरी इस कंफ्यूज शिष्याना नसीहत को पल्ले न बांधा और बड़बड़ाती रही।